ईरान ईरान है, वो अभी नेसेंट, मतलब अभी अपने पाँव पे नहीं खड़े हुए थे वो, ये रेवोल्यूशनरी रेजिम। उस वक्त उन्होंने अमेरिका को चैलेंज किया। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बहस है वो यही हो रही है कि किसके पास कितने हथियार हैं, कितने ज़खायर हैं और वो कब तक इस्तेमाल होंगे। रज़ा शाह साहब नहीं आएंगे, पूरी प्रो अमेरिकन रजीम नहीं आएगी, लेकिन ये हो सकता है कि स्लाइटली मॉडरेट एंड टू सेव द स्टेट ऑफ ईरान शायद ऐसी लीडरशिप सामने आ जाए। अमेरिका हमला करेगा तो फिर क्या होगा? तो खुमैनी ने जवाब दिया था कि हम इससे बेहतर ज़िंदगी में चले जाएंगे, इस लिबास को छोड़ के हम इससे बेहतर शहादत का लिबास पहन लेंगे, और इससे मज़ीद क्या होगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर मुश्तरका हमलों के बाद ये जंग तेजी के साथ फैल रही है और इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। इस जंग का अगला मुहलिक पहलू वो इक्तिसादी बहरान है जिसकी शुरुआत पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज की सूरत में सामने आना शुरू हो चुकी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक सुपर पावर के सदर होने की हैसियत से अपना एतबार खो रहे हैं और जिस कदर उजलत में उन्होंने ईरान पर हमला किया और उसके बाद इस हमले की कामयाबी और फिर नताइज के ऐलानात के साथ ही कहना भी शुरू कर दिया कि जंग खत्म होने वाली है, लेकिन ना जंग खत्म हो रही है और ना ही ईरान की हमला करने की सलाहियत में कोई नुमायां कमी वाक़ हुई है। अमेरिका के 3D अहदाफ थे कि वो एक तो डीकैपिटेशन चाहता था, डी वेपनाइजेशन चाहता था और डी रेलिंग चाहता था मौजूदा जो रिजीम का स्ट्रक्चर है। लेकिन उसके नतीजे में अमेरिका को 3 C's फिनोमेना का सामना है। कन्फ्यूजन, 48 घंटे नहीं 4 हफ्ते नहीं 8 हफ्तों की जंग होगी, नहीं लिंगर ऑन होगी, नहीं अब ख़त्म करते हैं, ईरान से हमें ख़तरा था, नहीं इज़राइल को हमने बचाना है, नहीं ये मजहबी जंग है। कन्फ्यूजन, तो पहला सी उन्हें कन्फ्यूजन मिला है। दूसरा सी उनको क्रैक्स मिला है उनके अलाइंसेस में, यानी स्पेन, उसके साथ बेल्जियम, आज कनाडा, और इसके अलावा रिलक्टेंस यूके की तरफ से, इटली की तरफ से, फ्रांस की तरफ से। गल्फ़ ममालिक का भी बारहा ये स्टेटमेंट देना कि हमारी एयर स्पेसिस को आप इस्तेमाल न करें, हमारे अड्डों को इस्तेमाल न करें, गो कि अमेरिकन्स ने उसका एतराफ़ किया है, सेंटकॉम ने, कि उन्होंने इस्तेमाल किया है। फिर जॉर्डन और मिस्र का ये सोचना कि वो अमेरिकन्स को मना करें, तो एक लिहाज से क्रैक्स आपको नज़र आता है। तीसरा जो सी है, कर्स अमेरिका के लिए विद इन अमेरिकन सोसाइटी एंड आउट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। मिसाल के तौर पे मागा का इस वक्त परेशान होना और तनकीद करना, और इसके अलावा कांग्रेस में रेजोल्यूशन आना जो कि मार्जिन, नैरो मार्जिन से वो रेजोल्यूशन कामयाब नहीं होती है वॉर के हवाले से। फिर पूरी दुनिया में जो पब्लिक ओपिनियन है, यानी आज आप देखें मैड्रिड के अंदर कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, ख़ुद अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, और फिर जो पब्लिक ओपिनियन है ओवरऑल वर्ल्ड की वो तब्दील होते हुए नज़र आ रही है। तो अमेरिका के अहदाफ तो मुझे कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? अमेरिका मज़ीद फ्रस्ट्रेट होगा। एक तवील जंग की तैयारी है और ये एक ऐसी जंग अब छिड़ गई है जिससे ना अमेरिका निकल सकता है और ना ही ईरान निकल सकता है। ये जंग अब एक मुख्तलिफ रुख इख्तियार करी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि गार्जियन ने जिस तरह से इसको बताया है अपने क़ारीन के लिए कि एक मजहबी जंग का तासुर जो है वो अमेरिका के अंदर दिया जा रहा है। उनके फ़ौजियों को बताया जा रहा है कि ये एक मजहबी जंग है और एक सलीबी जंग की तरफ उसको लेके जा रहे हैं। एंड ऑफ टाइम्स की बात की जा रही है कि ये आखिरी वक्त की जो जंग है वो लड़ी जा रही है। तो और हज़रत ईसा की आमद के हवाले से भी। तो आपने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा कि अमेरिका की कोई जंग जो है वो इस रुख के ऊपर आके खड़ी हो जाए कि जहाँ पे उनके फ़ौजियों को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए मज़हब का जो है वो सहारा लिया जाए या उसको जवाज़ बनाया जाए। तो एक तो ये बिल्कुल उस नौइयत की जंग जो है वो बनती चली जा रही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ये वॉर ऑफ नर्व्स है, ये आसाब की जंग भी है। ईरान ने एक तवील
नई जंग की तैयारी पहले से कर रखी थी और बार बार वो उसका इंदिया भी देते रहे कि अगर हम पे हमला होगा तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और एक तवील जंग जो है वो लड़ेंगे? मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता ये महदूद होती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये ईरान, इज़राइल और अमेरिका उसकी जंग बन जाएगी। आपको बिल्कुल गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका और इज़राइल का हदफ ये है कि रिजीम चेंज वगैरह की तो बातें हैं। एक्चुअली वो दिफाई तौर पे ईरान को अमलियामेट करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे ईरान को, और अभी जेनोसाइड का लेबल शायद हम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन नियर जेनोसाइड है। और दिफाई तौर पे स्पेशली जो सबसे बड़ा हदफ है वो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम। अगर तो जी एक तो रज़ा शाह साहब नहीं आएंगे, दूसरा ये है कि पूरी प्रो अमेरिकन रजीम नहीं आएगी, लेकिन ये हो सकता है कि स्लाइटली मॉडरेट एंड टू सेव द स्टेट ऑफ ईरान शायद ऐसी लीडरशिप सामने आ जाए, स्पेशली रिपब्लिकन गार्ड में से, जो ये कहे कि अनड्यू ईरान को धकेलने की हमें ज़रूरत नहीं है मज़ीद ट्रबल में, वो शायद आ जाए। लेकिन वो उसकी प्रॉब्लम यह है कि फिर ये कुछ दिनों तक जंग रुकेगी। द मोमेंट ईरान अपनी सॉवरेंटी दिखाएगा दे विल अगेन अटैक ईरान। तो इसलिए मेरा ख्याल है ईरान ने ये सोचा है कि वो सुप्रीम कुर्बानी दें अपने लोगों की, और आयतुल्लाह साहब की शहादत के बाद उनकी स्पिरिट बहुत है ईरानियन लोगों में। लेकिन याद रखिए उनकी भी सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज़ हैं, कुर्दों की है, उसके अलावा बलोच की है नहीं, लेकिन बलोच को भी इंस्टिगेट किया जा सकता है। आपने आर्म्स देने हैं, पैसे देने हैं, मोसाद का बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट है। अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी वार करते हुए उन खलीजी ममालिक को भी निशाना बनाया है जहां अमेरिकी फोर्सेस के अड्डे मौजूद हैं। ईरान के रूहानी पेशवा अली खामनाई और उनके कई साथी इन हमलों में जाँ बहक हो चुके हैं और ईरान में ताबड़तोड़ फिजाई हमलों में बड़ी तादाद में आम शहरियों के मारे जाने की इतलात हैं। जवाब में ईरान की तरफ से ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं और इसराइली शहरों में भी हलाकतों की मुतजाद इतलात सामने आ रही हैं। 1980 से 1988 तक की जो ईरान इराक जंग थी, उसमें एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 5 लाख ईरानी जो है वो जाँ बहक हुए, 5 लाख के करीब ईरानी माजूर हुए, 6 से 7 लाख ईरानी ज़ख्मी हुए, और वो माजूर आज भी ईरान में मिल जाते हैं जो ईरान इराक जंग में कीमियाई हथियारों की वजह से और गैस की वजह से माजूर हुए। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ और इसके साथ साथ अरबों रुपए का उसको नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ से और फिर अगली किस्त शुरू होने जा रही है ईरान के अवाम के मसाइल की, और ये एक बहुत ही अंदोनाक बात है। अगर मगरबी अक़वाम जो ह्यूमन राइट्स का हवाला देती हैं और जो बहुत ज़्यादा इस बात पर इतराती हैं कि वो इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत हसास हैं, मैं समझता हूँ कि उनको इस पहलू की तरफ देखना चाहिए। अगर ईरान की कोई हुकूमत या ईरान की रजीम जो है उसको वो नापसंद करते हैं, तो उस रजीम के पीछे करोड़ों आवाम है जिनकी तादाद इस वक्त जो है वो 9-9.25 करोड़ है। उन आवाम का जो हाल होगा या वो जिस तरह भुगतेंगे, वो जिस तरह माजी में भुगत चुके हैं, फिर एक दफ़ा फिर एक नए सिरे से जो है वो इसराइल जो है, जिसके बारे में ये साबित हो चुका है कि उसने गज़ा में कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए हैं, अब अगर खुदा न खास्ता ईरान पे भी कीमियाई हथियार इस्तेमाल होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जंगें जो हैं इनमें किसी को गैर मुसल्लह करने से ज़्यादा खौफनाक जो सूरत हाल है वो अवाम का कत्लेआम है। क्या ये जंग फैल जाएगी? अमरीकी फोर्सेस ईरान की सरजमीन पर उतरेंगी? ईरान में रजीम चेंज का अब भी कोई इम्कान है? और सबसे बढ़कर ये सवाल कि अमेरिका जो इस जंग में पूरी तरह शामिल है, क्या वो इस जंग से आसानी के साथ निकल सकता है? क्या ईरान अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम साबित होगा, या फिर ये जंग इतनी ज्यादा पेचीदा हो जाएगी कि पूरा खिता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा? इस वक्त महज अंदाजे और खदशे ही हमारे सामने हैं। सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे के बाद ये तवक्को भी की जा रही है कि पाकिस्तान सऊदी अरब पर हमलों के जवाब में मुआहदे के मुताबिक इस किस्म के हमलों का जवाब देगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अपने अचानक दौरे सऊदी अरब से पहले ईरान के नए रहबरे आला मुज्तबा खामनाई के साथ फ़ोन पर बात की
और फिर वो एक हंगामी दौरे पर सऊदी अरब चले गए, जहां वो सऊदी हुकाम के साथ मुलाकातें करेंगे। ऐसा लगता है कि खदशे के मुताबिक ये जंग अब अपने पर फैला रही है और पाकिस्तान को भी किसी सिमत खड़ा होना पड़ेगा। एक्सपेंशन जो है वो खित्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है, पूरे खित्ते के लिए, क्योंकि जो तेल की तसील का अमल है वो बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। आपने देखा, दूसरा ईरान की जो छोटी मोटी तिजारत है वो तो आलमोस्ट पहले ही नहीं थी। अगर आप तारीख़ उठा के देख लें, 47 साल की ईरान की सैंक्शंस की, वो हमेशा डिस्टर्ब रही है। लेकिन खित्ते के ममालिक में अगर आप देखें, ईरान छोटे लेवल पर जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, बहरीन में, कतर में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, और जंग ये फैलते फैलते इसराइल ने भी जंग एक्सपेंड कर दी है, लेबनान पे वो कर रहा है। इससे पहले 2 ममालिक के साथ पहले ही वो अपनी मर्ज़ी से अटैक्स करता रहता है। तो आलमोस्ट इस खित्ते के 13 ममालिक हालत जंग में हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो डायस्पोरा है, जहाँ ट्रेड था खित्ते के ममालिक का, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया में, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तेल की तसील के साथ साथ इन ममालिक की जो तिजारत है दूसरे ममालिक के साथ, जिस तरह आपने देखा हरमोज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑयल टैंकर्स की एक ईरान के साथ हमेशा अमेरिका की जंग रही है, अभी भी ऐसा ही है। 20% LNG की तसील का अमल डिस्टर्ब है। 4 जहाज़ों पे पहले ही हमले हो चुके हैं, आपने देखा। इसके अलावा 25% जो जहाँ से 17 लाख बैरल या 17 टैंकर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर तरसील जाती है आपकी साउथ कोरिया को, चीन को, थाईलैंड भी लेता है, इंडिया भी लेता है, और दूसरे ममालिक में यहाँ ऑयल जाता है। तो ये डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर जंग ये मज़ीद 2 हफ्ते चलती है तो आपको खित्ते की जो इकनॉमिक डायनामिक्स हैं वो टोटली चेंज होते दिखाई देंगे। ईरान पर जारी अमरीकी और इसराइली फिजाई हमलों में वक्त गुजरने के साथ साथ शिद्दत पैदा हो रही है और ईरान भी जवाब में आबनाए हरमज़ को न सिर्फ बंद किए हुए है बल्कि इसराइली शहरों और खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहा है। अब यहाँ पे एक हफ्ते में क्या हो सकता है, 3 पॉसिबल सिनारियोज हैं। पहला पॉसिबल सिनारियो ये है कि अमेरिका रिट्रीट करे, एंड ये टैक्टिकल रिट्रीट होगी। It would not be the strategic retreat in American point of view. ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू ये स्ट्रैटेजिक रिट्रीट होगी। आज उन्होंने कहा कि अमेरिकन बैंक से भी आप एहतियात करें, उसके करीब न जाएं, गल्फ़ के हवाले से उन्होंने बात की। दूसरा पॉसिबल सिनारियो ये है कि लेकिन रिट्रीट अगर करता है तो कम अज़ कम उसका इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट से एरोड हो जाएगा। दूसरा पॉसिबल सिनारियो ये है कि लिंगर ऑन करे वॉर और अपने जो स्पेशल फोर्सेज है 50 से 55 हज़ार उन्हें उतारे। लेकिन इन दैट केस बिकॉज बसीजी वहाँ पे मौजूद हैं जिनकी तादाद 30 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है, एंड दे आर ट्रेन टू फाइट घरों के अंदर और गलियों के अंदर। इसी तरीके से जो उनकी बसीजी फ़ोर्स है 1.5 लाख एक है, 4 लाख रिज़र्व फोर्स है, फिर उनकी कन्वेंशनल फोर्स है, फिर अल कुद्स ब्रिगेड है, फिर रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं खत्ते के अंदर। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बहस है वो यही हो रही है कि किसके पास कितने हथियार हैं, कितने ज़खायर हैं और वो कब तक इस्तेमाल होंगे। ये एक ईंधन है जो कि जिसके अंदर आप जितने हथियार झोंक देंगे उतनी ये आग ज़्यादा लगेगी। तो ईरान की जो सस्टेनेबिलिटी है वो मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया उसको शायद ख़ुद अमेरिका भी उसको रीड नहीं कर पाया या उसके जो मुखालिफिन हैं वो उसको रीड नहीं कर सके। ईरान एक बहुत तवील अरसे से आइसोलेशन में है, वो दुनिया से कटा हुआ है, उसके लोग बहुत बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते हैं, मगर ईरान ने अपनी एक एंटिटी के अंदर एक पूरी दुनिया और एक जहान पैदा किया है जो उसका अपना तख्लीक करता है। वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है, उनके पास वाफिर मिकदार में हर चीज़ मौजूद है, उनका अपना एक निज़ाम है, और जहाँ जो बाहर से जाने वाला शख्स है उसको नहीं लगता कि वो किसी ऐसे मुल्क में आया है जो दुनिया से कटा हुआ है। तो एक उनकी अपनी तारीख़ है, एक उनकी जोग्राफ़ी है। अलबत्ता जो कोशिश अब की जा रही है कि कुर्दिश जो वहाँ से आर्मी है उसको इन्वेड करवाया जाए या वहाँ से ज़मीनी हमला जो है वो ईरान के ऊपर किया जाए और एक तरह से उसको कट ऑफ करने की कोशिश की जाए। इसी तरह से जितनी इंसर्जेंसीज़ विद इन ईरान हैं उनको जो है वो उभारने की कोशिश की जाएगी, जिसमें बलोच है, कुर्दिश है, आज़रीज़ है। इन तीनों जो इलाके हैं या इनके जो लोग हैं उनको ये उभारा जाएगा कि वो इंसर्जेंसी करें, यहाँ तक कि बाल्कनाइजेशन हो जाए या ईरान जो है वो तकसीम हो जाए। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो जाहिर है कि ईरान बहुत कमज़ोर हो जाएगा। सबसे जो बुरा हाल है और जिसके सिटीज़न सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो ईरान है। बाकी जगह अगर किसी होटल के
के कमरे में कोई ड्रोन गया है या बाकी चीज़ें गई हैं या किसी की रिफाइनरी हिट हुई है या किसी ने प्लेन शूट डाउन किए हैं या अमेरिकन बेस हिट हुआ है, वो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो ईरान जिस मुसीबत में है इस वक्त। ईरान इज़ फेसिंग अ गाज़ा लाइक सिचुएशन और उसमें शायद हमें ये लगे कि वो ये टारगेटेड असैसिनेशंस वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो उनके मेन मॉन्यूमेंट्स हैं, जो उनके हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, तारीख़ी मॉन्यूमेंट्स हैं, मेन तेहरान का डिप्लोमेटिक इनक्लेव के साइट पे जो शहरी जद में आ जाए, इट्स कारपेट बॉम्बिंग, बच्चियाँ मार रही हैं, लोग मार रहे हैं। इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और उसके बाद आपकी बात दुरुस्त है कि ईरान ने, चूँकि ईरान के पास एक ही प्लान था अगर वो अटैक होता, और उसमें वो ये था कि वो गल्फ़ स्टेट्स भी सफ़र करेंगी और जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है बना हुआ इन कंट्रीज़ का उसको भी हिट करेंगे। उसको ये लगता है ईरान को कि इससे ये जंग शायद जल्दी रुक जाए। ईरान है। ईरान सिर्फ रेतले टीले नहीं है। ईरान के पास सिर्फ तेल नहीं है। ईरान के को चलाने के लिए एक्सपर्ट्स नहीं है। ईरान की सिक्योरिटी जो है वो उसने आउटसोर्स नहीं की हुई। ईरान जोग्राफियाई तौर पर एक मुकम्मल मुल्क है। इसके पास समुद्र है, दरिया हैं, ज़राअत है, रेगिस्तान है, पहाड़ हैं, मैदान है, और सबसे बढ़कर जिस तरह मैंने कहा इसके पास मर्दम है, इसकी पॉपुलेशन है, लोग हैं, और वो लोग जो हैं वो कोई आम लोग नहीं हैं। उनकी 5000 साल से ज़्यादा की कल्चर है, तहजीब है, और वो लोग, उनमें सेल्फ एस्टीम है, उन लोगों में नेशनल प्राइड है। उनके लिए व्हाट मैटर्स इज देयर प्राइड। अच्छा, फिर ये तो हमने देख लिया कि उनके पास तेल भी है, पानी भी है, सब कुछ है। अच्छा, अब उन्होंने माजी में क्या किया, अब हम उसको देख के फिर हम देखेंगे कि यानी वो क्या करेंगे। माजी में आप देखें कि ईरान इराक जंग में मैं वहाँ पोस्टेड था उस जंग के दौरान। ईरान इराक जंग वो 8 साल लड़ते रहे, और वो उस वक्त लड़ते रहे जब अभी शुरू इब्तिदा थी, रेवोल्यूशन की इब्तिदा थी, अभी वो पूरी इस्टेब्लिश नहीं थे, अभी उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना था, अभी वो पूरे कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो 8 साल लड़े। फिर उन्होंने वाहिद, मेरा ख्याल है दुनिया की हिस्ट्री का पहला वाक़या है कि उन्होंने अमरीकी एम्बेसी को कब्जा किया, होस्टेज बनाए। 444 दिन वो उन्होंने उसके ऊपर हॉस्टेज रखे उन्होंने। और फिर अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ईगल क्ला, तो वो बुरी तरह नाकाम हुआ। तो वो उस वक्त, जबकि वो अभी नेसेंट, मतलब अभी अपने पाँव पे नहीं खड़े हुए थे ये रेवोल्यूशनरी रेजिम, उस वक्त उन्होंने अमेरिका को चैलेंज किया और अमेरिका के होस्टेजेस 444 दिन उन्होंने अपने पास रखे। 27 जून 1981, आज से तकरीबन 45 बरस पहले तेहरान की एक मस्जिद में मामूल के एक अखबारी इंटरव्यू के दौरान टेप रिकॉर्डर में छुपाए गए बम का धमाका हुआ। धमाका करने वालों का ख्याल था कि वो ईरानी इनकलाब के बानी आयतुल्लाह खुमैनी के दस्ते रास्त और इनकलाब के एक मुतहरिक लीडर अली खामनई को जान से मार देने में कामयाब हो चुके हैं। इस धमाके में अली खामनई शदीद जख्मी हुए और एक तवील इलाज के बाद डॉक्टरों ने ऐलान किया कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी सेहत मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। इस खतरनाक हमले में मौजूदाना तौर पर बच जाने वाले सैयद अली खामनई रवां बरस 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका फिजाई हमले में जाँ बहक हो गए। ये कहानी है ईरान में मजहबी क़यादत को दरपेश मसाइल, बैरूनी दुनिया के ईरान के साथ सलूक की। इन 45 बरसों में ईरानी इनकलाब के दूसरे बड़े रहनुमा अली खामनई और उनके मुल्क ईरान ने किस तरह अपने दुश्मनों का सामना किया, ईरान को पाबंदियों के बावजूद किस तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी से मुसल्लह किया, और सबसे बढ़कर खित्ते में फैली बदअमनी और जंगोजदल में ईरान कितना मुलव्विस और किस हद तक गैर जानिबदार रहा। ये एक तवील लेकिन हैरान कुन दास्तान है।
अगर हम ईरान की जंगी सलाहियत के बारे में अमेरिका और दीगर ममालिक के अंदाजे सामने रखें तो कुछ इस तरह की तस्वीर बनती है। अमेरिकी इदारे पीस इंस्टीट्यूट के मुताबिक मशरिक वस्ता में ईरान के पास सबसे बड़ा और बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। साथ ही साथ ईरान खित्ते का वाहिद मुल्क है जिसके पास जोहरी हथियार तो नहीं, लेकिन इसके बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर के फासले तक पहुंच सकते हैं। बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी तो दूसरी आलमी जंग के वक्त बन चुकी थी, ताहम दुनिया में सिर्फ चंद ही ममालिक के पास ये सलाहियत है कि वो खुद इस टेक्नोलॉजी की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल बना सकें। ईरान ने गुज़िश्ता 2 दिहाइयों के दौरान शदीद नौयत की बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद ये टेक्नोलॉजी हासिल भी की और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार भी किए। ईरानी रहबर आला अली खामनेई मरहूम ने कुछ अरसे पहले अपने खिताब में कहा था कि जिस अस्करी और मिसाइल प्रोग्राम से मगरब परेशान है वो सब पाबंदियों के दौरान बना। अमेरिका और इसके इत्तेहादी मगरबी ममालिक के सामने ये एक तस्वर मौजूद था कि ईरान हर मुमकिन कोशिश करके एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। कई ममालिक की तरफ इशारा किया जाता रहा कि वो चोरी छुपे ईरान की मदद कर रहे हैं। 2006 में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक करारदाद मंजूर की जिसके तहत किसी भी किस्म की जोहरी टेक्नोलॉजी या मवाद की ईरान को फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसमें ऐसा सामान भी शामिल था जिसे किसी और मकसद के साथ साथ अस्करी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। इस इक़दाम के 3 माह बाद ही अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक और करारदाद में ईरान से रिवायती हथियारों और असलहे की लेन देन पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी, जिसमें अस्करी टेक्नोलॉजी भी शामिल थी। इस करारदाद के तहत लगने वाली पाबंदियों की जद में ईरान के जोहरी प्रोग्राम के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी आया। ऐसे में ईरान के लिए रूस और चीन जैसे ममालिक से भी असलहा खरीदना आसान न रहा, जिनसे वो इराक जंग के वक्त से सामान खरीद रहा था। ये जंग ईरान पे बेसिकली तो अमेरिका ने मुसल्लत की थी। उन्होंने सदाम को कहा कि भाई इसको एंगेज करो, शुरू करो, क्योंकि वो एस्टेब्लिश नहीं होने देना इस्लामिक रजीम को। पाकिस्तान का जो कॉर्नर स्टोन है फॉरेन पॉलिसी का, वो सारे मुस्लिम ममालिक से बेहतर ताल्लुकात हैं और वो कभी भी तारीख़ में हिस्सा नहीं बना अगर 2 मुस्लिम ममालिक के दरमियान में कशीदगी रही है। उसकी मिसाल यमन हमारे सामने है। 2015 में दुनिया ये समझना शुरू हो गई थी कि ईरान और मगरब खास तौर पर अमेरिका के तनाज़ात किसी हल की तरफ जा रहे हैं और जिस तरह अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहिदा कर रहा है और दोनों तरफ ये एहसास मौजूद है कि दुनिया को अगले किसी बड़े बहरान से बचाया जाए। जुलाई 2015 में ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन मुआहिदे के इख्तिताम और फिर करारदाद 2231 की मंजूरी के बाद ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तमाम पाबंदियां हटा दी गईं। ताहम ट्रिगर स्नैपबैक मैकेनिज्म के नाम से जाने जाने वाली शिक ने हथियारों की पाबंदी को बरकरार रखा, जिसके तहत खास तौर पर 5 साल तक ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी होना थी। वाज़े तौर पर ये ईरान पर दबाव डालने और इसके मिसाइल प्रोग्राम को कंट्रोल करने का एक हरबा था। ताहम ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम इस हद तक बढ़ाया कि मार्च 2016 में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को एक मुश्तरका खत लिखते हुए ईरान पर मिसाइल तजर्बात करने का इल्जाम लगाया और कहा कि इसने JCPOA मुआहिदे के बाद सलामती कौंसिल की करारदाद 2231 की खिलाफवर्जी की है। बिलाखिर 2020 में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहिदे से दस्तबरदारी का फैसला किया। अमेरिका के इस मुआहिदे से दस्तबरदारी की एक वजह ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के खतरे से निपटने और इस प्रोग्राम का मुआयना और तस्दीक करने के लिए दरकार तरीकाकार की कमी थी। अगरचे ईरान ने यह जाहिर करने की कोशिश की कि वो मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन का हिस्सा है, लेकिन करारदाद 2231 में तयशुदा डेडलाइन के खात्मे के साथ ही रूहानी हुकूमत ने अक्टूबर 2021 में रूस और चीन से हथियारों की खरीदारी के लिए इश्तिहारात दिए। अगरचे ईरान हमेशा अपने मिसाइलों की नुमाइश करता है और उन्हें फौजी हथियारों की तैयारी के मैदान में एक अहम कामयाबी के तौर पर पेश करता है, ताहम इसके मिसाइल प्रोग्राम और मिसाइल अड्डों की तरक्की और उन पर होने वाली पेशरफ्त खुफिया ही रही है। इसमें शक नहीं कि मगरब ने ईरान को दिफाई लिहाज से आगे बढ़ने से रोकने के लिए न सिर्फ इराक के हुक्मरान सद्दाम हुसैन को इस्तेमाल किया, बल्कि ईरान को एक ऐसी जंग में भी उलझाए रखा जिसमें ईरान के न सिर्फ लाखों लोग मारे गए बल्कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा। ये जंग ईरान पे बेसिकली तो अमेरिका ने मुसल्लत की थी। उन्होंने सदाम को कहा कि भाई इसको एंगेज करो, शुरू करो, क्योंकि वो ये इनको इस्टेब्लिश नहीं होने देना इस्लामिक रजीम को। बल्कि हम उस वक्त हमारे जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट थे वो उस वक्त भी कहते थे कि 4 दिन चलेंगे, इन्होंने नहीं चलना, इन्होंने बस देख लेना खत्म हो जाएंगे, ये लोग इनके खिलाफ हैं, ये हो जाएगा, ये धमाके हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, और आपको मजे की बात बताऊं
कि उस वक्त अमेरिकन पॉलिसी ये थी, इनफैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग वो मुस्लिम वर्ल्ड के दुश्मन है कि दे वांटेड टू ब्लीड बोथ ईरान एंड इराक। वो क्या था कि वो सपोर्ट करते थे इराक को। अच्छा, इराक जब कुछ थोड़ा सा अंदर आ जाता था ईरान के, तो फिर वो उसको सपोर्ट बंद कर देते थे, फिर ईरान फिर उनको पीछे धकेल देता था। और फ्रॉम आवर डिप्लोमेटिक कुलीग्स हमने ये सुना कि और तो और इनके F-14 के जो टायर्स हैं वो ईरान ने इजराइल से लिए ईरान इराक जंग में। अच्छा, सो उस वक्त जो है, जैसे मैंने कहा, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। कुछ भी उनका वो सेटअप नहीं हुआ था। अच्छा, अब इस वक्त जो है ये ठीक है, वेस्टर्न मीडिया कह रहा है, हकीकत भी है किसी हद तक कि सैंक्शंस ने ईरान को क्रिपल करके रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ईरान ने न सिर्फ सर्वाइव किया है, आप ये देखें कि किसी और किसी चीज़ को भी छोड़ दे, सिर्फ ये देखो कि ईरान ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें कितनी एडवांसमेंट कर ली है। ईरान ने न्यूक्लियर के उस पर ये जो क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्यों ईरान ने कुछ अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया है तो हो रहे हैं ना। फिर इसी तरह जो सब द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन इन बाय ईरान इन द फील्ड ऑफ फॉरेन पॉलिसी वाज कि चाइना के साथ इन्होंने जो एक किस्म का ताउन कर लिया, इनके ताल्लुकात बना लिए। चाइना ने $400 बिलियन का 25 साल के ऊपर दे के इनको अपने तरफ कर लिया। अच्छा, अब चाइनीज जो हैं दे आर योर रियल फ्रेंड्स। वो आपको वो इनको हर तरह की जो जेन्युइन इमदाद है वो कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। अच्छा, तो देयरफॉर आज का ईरान दुनिया की सलाह कहे कि ये बहुत कमजोर है, ये है वो है, उस वक्त के मुकाबले में आज का ईरान बहुत मजबूत है। आज का ईरान बहुत मिलिटरीली बहुत एडवांस है। अमेरिका और इसराइल समेत कई दूसरे मगरबी ममालिक ने भी ईरान और इसकी दिफाई अहलियत के बारे में गलत अंदाजे लगाए, और ये वैसे ही अंदाजे थे जो इराक में कीमियाई हथियारों के बारे में लगाए गए थे, और जिसके बाद इराक को निशाना बनाया गया। और लातादाद इंसानी जानों के ज़िया के बाद भी जब वहाँ से कुछ न मिला तो किसी ने भी जिम्मेदारी कबूल न की। मैसिव मिसकैलकुलेशन है। और तारीख में इब्ने खुल्दून और जॉन पॉल कैनेडी, राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, उन्होंने किताब लिखी, जॉन पॉल कैनेडी ने, और इब्ने खुल्दून ने मुकदमे के अंदर ये बताया कि जब एम्पायर्स का डाउनफॉल होता है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, कि वो कंफर्ट जोन में जाते हैं, उसकी वजह से दे बिकम एरोगेंट, और इन एरोगेंस दे स्टार्ट मेकिंग इनएप्ट पॉलिसीज़ जो प्रोफेशनल ओपिनियन पर बेस नहीं करती। रैशनल जो पैटर्न है पॉलिसी मेकिंग का, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में प्रेसिडेंट कार्टर के वक्त में नज़र आया, उसकी एब्सेंस होती है, पर्सनल इंस्टिंक्ट होती है और ईगो उसके अंदर होती है, और उसकी वजह से ओवर स्ट्रेचिंग करते हैं और उनकी मुखालफिन की ताकत या तादाद बढ़ जाती है, और यहाँ से एम्पायर का डिक्लाइन शुरू होता है। इनफैक्ट यही अप्लाई होता है इस वक्त अमेरिका के केस में, कि प्रोफेशनल ओपिनियन को इग्नोर किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने जनरल डैन कैन की। इसी तरीके से वियतनाम के अंदर अमेरिकन पछाड़े गए, कोरियन वॉर में कमज़ोर चाइना, जिसमें अभी रेवोल्यूशन आया था, पूरी अलाइड फोर्सेस को उन्होंने 38 पैरेलल से उठा के बाहर फेंका। 1956 के अंदर स्वीज कैनाल क्राइसिस में बरतानिया के आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दिया कि आप ये ऑपरेशन न करें, अनप्रोफेशनल, इलीगल है, लेकिन फ्रांस, बरतानिया, इजराइल ने अटैम्प्ट किया और वो फेलियर था, एम्बैरसमेंट था। नासिर को वो शिकस्त देना चाहते थे, रिप्लेस करना चाहते थे। अमेरिका ने भी इनफैक्ट आज वही किया कि प्रोफेशनल ओपिनियन को इग्नोर किया और जंप इन किया। अब वो जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, वो ईरानी जो इनविजिबल, इनटेंजिबल, सब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर हैं, कि ईरान की एक सिविलाइजेशन है 5-6 हज़ार साल पुरानी, नंबर 1। नंबर 2 उनका नज़रिया, जिसमें वो कहते हैं हे हाथ मिन नज़िल्ला, कि ये हाथ कभी जलील हाथ पे बैयत नहीं कर सकता। और फिर इस नज़रिए पे जब वो ये समझते हैं कि ये ज़िंदगी पिघल रही है, और इस पिघलते हुए ज़िंदगी को अगर आप अल्लाह के साथ सौदा कर देते हैं तो इससे बेहतर कोई और सौदा नहीं हो सकता। और फिर खुमैनी का ये कहना, जब उनसे पूछा गया कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो फिर क्या होगा, तो खुमैनी ने जवाब दिया था कि हम इससे बेहतर ज़िंदगी में चले जाएंगे, इस लिबास को छोड़ के हम इससे बेहतर शहादत का लिबास पहन लेंगे, और इससे मज़ीद क्या होगा। जिसका ये नज़रिया हो
उसको आप कैसे शिकस्त दे सकते हैं जब प्लेटो का ये नज़रिया हो कि जो रियलिटी है उससे ज़्यादा परमानेंट आइडिया है, आइडिया ऑफ द रियलिटी। सो आइडिया रिमेन्स, रियलिटी चेंज होती है, एम्पायर्स एंड पावर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। कंसर्ट ऑफ पावर के जो पावर्स थे वो कहाँ हैं? बायपोलैरिटी में फॉर्मर सोवियत यूनियन था, इन एक्ट पॉलिसीज़ की वजह से, ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से अफगानिस्तान में उसने मार खाई। आज वो पावर किधर है? 27 और 28 फरवरी की रात ईरान पर शुरू हुए हमले हर गुजरते दिन के साथ नई शक्ल इख्तियार कर रहे हैं और पाकिस्तान, जो इसी दौरान अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फजाई हमले कर रहा था और दोनों ममालिक महाज जंग पर मसरूफ थे, ईरान पर हमलों ने खित्ते में एक नई और मजीद तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर दी। ये बात दुरुस्त है कि हमें हर वक्त ख़तरा है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त पाकिस्तान, इसको हम जंग नहीं कहेंगे, ऑपरेशन किए हुए, और आप देखें कि अहम जो अहदाफ हैं कुछ पर्सनैलिटीज़ के हदफ को छोड़ के वो पाकिस्तान ने अचीव किए हैं। ईरान के अंदर फ़िलहाल ज़ाहिर है कि वहाँ पे कोई रिजीम चेंज की मुमकिनात में से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे रिजीम चेंज होता है तो पाकिस्तान के लिए एक अलग सिचुएशन होगी, एक सूरत हाल बहुत गंभीर हो सकती है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पे रिजीम चेंज हो, और पाकिस्तान उसको रोकने के लिए अपनी हुदूद में रहते हुए, अपनी मुल्क के अंदर रहते हुए हर मुमकिन कोशिश करेगा, क्योंकि हमारी जो बका है, अब वो ज़ाहिर है कि अगर इज़राइल हमारे बॉर्डर के ऊपर आ जाता है तो हमारी बका भी इसमें है कि हम उसको रोकें। तो ये मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए एज सच कोई मुस्तकबिल करीब में कोई बहुत बड़ा ख़तरा या ख़दशा मौजूद है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात अलबत्ता ऐसे हैं जिनको कि तय करना और उनसे निपटना ज़रूरी है। पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी चैलेंजिंग है एट दिस मोमेंट। वाई? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस। नंबर 1, पाकिस्तान का जो कॉर्नर स्टोन है फॉरेन पॉलिसी का, वो सारे मुस्लिम ममालिक से बेहतर ताल्लुकात हैं, और वो कभी भी तारीख़ में हिस्सा नहीं बना अगर दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान में कशीदगी रही है। उसकी मिसाल यमन हमारे सामने है। हम पे प्रेशर था लेकिन हमने यमन में किसी एक पार्टी का साथ नहीं दिया। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की पोजीशन इसलिए भी मुश्किल है कि एक तरफ आपके बॉर्डर लगता है ईरान के साथ मोर देन 900 किलोमीटर्स। आपका ईस्टर्न बॉर्डर पहले ही और वेस्टर्न बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर है। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका तीसरा बॉर्डर भी डिस्टेबलाइज हो, और पहले भी हमारी स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ईरान गिरता है तो उसका डोमिनो इफेक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे और पाकिस्तान की सोसाइटी एंड इकॉनमी एंड पॉलिटिक्स पे ज़रूर आएगा। तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जाहिद कि तज़वीराती शराकतदारी कहीं भी हो दुनिया में, वो शराकतदारी इस तरह की नहीं होती कि अपने मफादात को छोड़ के किसी और के बिहाफ पे आप जंग में कूदते हैं। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। मिसाल के तौर पे सीटो सेंटो में आप हिस्सा थे अमेरिका के, और अमेरिका को जो थ्रेट था वो पाकिस्तान को थ्रेट था, और जो पाकिस्तान को थ्रेट था वो अमेरिका का थ्रेट समझना चाहिए था। लेकिन आपने देखा 65 और 71 की जंगों में अमेरिका आपकी हेल्प के लिए नहीं आया, बल्कि अमेरिका ने कहा नहीं, जो क्लास है उस क्लास को आप नहीं समझ पाए। हमारी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारा कॉमन थ्रेट अगेंस्ट कम्युनिज्म, नॉट अगेंस्ट इंडिया। इसी तरह से जब अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान, तो हमारा स्ट्रैटेजिक पैक्ट है, तज़वीराती शराकतदारी है सऊदी अरब के साथ। तो कभी आपको कोई फतवा सऊदी अरब से नज़र आया जिन्होंने खुलेआम वाज़े तरीके से इन हमलों को हराम करार दिया हो और इनको दहशतगर्द करार दिया हो, चाहे वो TTP है या BLA या BLF है? बल्कि कुछ हमारे गल्फ़ ममालिक तो इसमें शामिल रहे हैं कि जो BLA और BLF को असिस्ट करते रहे। पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर और बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है ख़ास करके, उसका पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली जो इफ़ेक्ट है वो होगा। तो मुझे वैसे नज़र नहीं आता कि बाल्कनाइजेशन होगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि उसका एक डायरेक्ट असर जो है वो पाकिस्तान, जो कि 900 किलोमीटर की बेल्ट को शेयर करता है, सरहद को शेयर करता है ईरान के साथ, उसके ऊपर पड़ेगा। बाकी ममालिक ने पाकिस्तान को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया, और पाकिस्तान तो एक कुछ दुनिया में कहीं भी कुछ हो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करते थे। इसलिए नहीं किया कि पाकिस्तान ने, हालांकि मैं इसके हक़ में नहीं था कि हर तीसरे मुल्क को जाके मीडिएशन के लिए कहें, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान का नैरेटिव अच्छी तरह दुनिया को पता चल गया।
अगर पाकिस्तान को लाहक सिक्योरिटी मसाइल का जायजा लिया जाए तो एक तरफ अफगानिस्तान के साथ मसाइल हल तलब हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल दिगरगू है और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। अगर ईरान में रजीम चेंज होती है या कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो पाकिस्तान को बलूचिस्तान में शदीद मुख्तलिफ किस्म के नए मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने इन दहशतगर्द तंजीमों की, जिसको यूनाइटेड नेशन 24 के करीब बताता है, जिसके ऊपर फैटफ ने भी रिपोर्ट दी हुई है, अमेरिका के थिंक टैंक्स लाइक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस जनवरी 2024 की उसकी रिपोर्ट है इन, और फिर सेंटकॉम में जो एक्स उनके कमांडर थे जनरल लिरिक, उनके 2 से 3 बार इसके ऊपर स्टेटमेंट्स हैं। मेरा ख्याल है उसकी कमर तोड़ दी है। हमने ऑपरेशन देर से किया लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हमने वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं निप इन द बड, कांटा पैदा हो उसको दबा दें, हमने किसी हद तक दबा दिया और यही वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हुई है। यही वजह है कि कल टीटीपी ने एक पम्फलेट निकाला है जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि तालिबान जो अफ़गानिस्तान हमारे मुस्लिम बरादर हैं उन पे हमले बंद किए जाएं। तो कल तक तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम नहीं है और ये इस्लाम के ऊपर नहीं चल रहे, तो आज आप कह रहे हैं कि आपके मुस्लिम बरादर हैं तो लिहाजा आप हमले बंद करें, तो ये कामयाबी है। अगर हम अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन नहीं करते, टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ और बाकी दहशतगर्द तंजीमें, चाहे वो ETIM हो, चाहे जिंदुल्ला हो, चाहे जैश हो, चाहे अलकायदा या दाइश हो, इनकी कमर नहीं टूटती तो इनफैक्ट ये पॉसिबिलिटी थी। हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि मोसाद और रा का गठजोड़ है, न फ़कत ये कि अफ़गानिस्तान में बल्कि बलूचिस्तान को अनरेस्ट करने में। मोसाद के एक्स चीफ एक थिंक टैंक चला रहे हैं जो कि बलूचिस्तान के ऊपर रिसर्च कर रही है। फिर हमें ये भी पता है कि किस गल्फ़ मुल्क के ज़रिए से वो बलूचिस्तान के नौजवानों को तनख्वाह के ऊपर लड़ने के लिए भेजा जा रहा था पाकिस्तान के अंदर। जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है वो उस वक्त हल हो सकती है कि आप किसी किस्म का डायलॉग करें बलूच के साथ। ये इसका इससे ताल्लुक़ है, इसका एक्सटर्नैलिटी का यहाँ तक इसमें एलिमेंट है कि इंडिया पैसे दे रहा है BLA को भी और TTP को भी, इसके बियॉन्ड असला दे रहा होगा, अनमार्क्ड असला दे रहा होगा, तो ये तो है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को, फेडरेशन को बड़े भाई की तरह जाके मनाना चाहिए और एक हिस्टोरिकल जस्टिस की बात करनी चाहिए कि इफ़ यू हैव फीलिंग्स इन योर हार्ट्स वी वांट टू सॉल्व देम, बट यू विल नॉट टेक साइड्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान। और इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ दिफाई आपके ऑफिशल्स करें या हाईएस्ट ऑफिशियल करे। नो, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का बहुत बड़ा रोल है, इवन फजलुर रहमान साहब का, जो आपके स्टेट्समैन हैं जिन्होंने आपकी 18वीं तरमीम की थी जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, उनको यार अब निकलना चाहिए ना शेल में से। दे शुड गो आउट, दे शुड टॉक टू द पीपल। अच्छा चलें, खुद ना कुछ अस्यूम करें, जाके बात करें, और बात करें मारंग बलोच से लेके नीचे तक यंगस्टर्स के साथ, सबके साथ बात करें। आप माने या ना माने, जो रजीम है इस वक्त बलूचिस्तान के प्रोविंस की, इट इज़ एक्सट्रीमली अनपॉपुलर इन बलूचिस्तान। दे हैव नो स्टैंडिंग इन द पीपल। तो इससे तो आप नहीं मसला हल कर सकते बलूचिस्तान। पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर और बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है ख़ास करके, उसका पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली जो इफ़ेक्ट है वो होगा। तो मुझे वैसे नज़र नहीं आता कि बाल्कनाइजेशन होगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि उसका एक डायरेक्ट असर जो है वो पाकिस्तान, जो कि 900 किलोमीटर की बेल्ट को शेयर करता है, सरहद को शेयर करता है ईरान के साथ, उसके ऊपर पड़ेगा। अभी तक तो लगता ऐसे है कि ईरान सस्टेन करेगा, ईरान इस जंग को लड़ेगा और आखिरी हद तक लड़ेगा, क्योंकि उनके पास खोने को ऐसा सच कुछ भी नहीं। तो मुस्तकबिल करीब में तो मुझे नहीं नज़र आता कि कोई इस तरह की खुदा न खास्ता बाल्कनाइजेशन होगी, लेकिन इसकी कोशिश ज़रूर अमेरिका और इजराइल करेंगे कि कुर्दिश अवाम को, आज़रीज़ को और बलोच जो है उनको खड़ा कर दिया जाए रियासत के ख़िलाफ़, जो उनकी तरफ का बलूचिस्तान है या सिस्तान है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक कोशिश वहाँ से ज़रूर होगी, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि ईरान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान भी यही है कि उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी, यूनिटी और कोहेजन है, उसको वो किस तरह से मुमकिन बनाएंगे। इस वक्त तक जो ईरान के अवाम है, जो कि मेरा ख्याल है कि उनके मुखालिफिन ने उनको रीड आउट नहीं किया, वो एक खड़े हो गए, एक अपने यानी मुत्तहिद होकर खड़े हो गए हैं और वो अपनी रियासत के साथ खड़े हो गए हैं। फैलती हुई जंग और ख़राब होती हुई अमन व अमान की इलाकाई सूरत हाल ने
ये नज़र आने लगा है कि अमेरिका खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों में ईरान के खिलाफ दूसरे ममालिक की भी शिरकत चाहता है और वो सऊदी अरब समेत दूसरी खलीजी रियासतों को पूरी तरह इस जंग में झोंक देने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब इस जंग के मुमकिन फैलाव की तरफ इशारा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं सऊदी अरेबिया। एमरजेंसी लेवल पे उनको बुलाया गया है मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से, क्योंकि अमेरिका का बहुत प्रेशर है मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उन पर कि वो इस जंग का हिस्सा बने, क्योंकि अमेरिका जो तवक्को कर रहा था कि ये जंग शायद 3 दिन से ज़्यादा नहीं होगी और उनका बुनियादी मकसद यही था कि रजीम चेंज करेंगे। माहिरीन इस जंग में एक नया मंजरनामा भी देख रहे हैं कि अगर खित्ते में जंग और कशीदगी पूरे तौर पर फैल जाती है तो फिर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, शाम और लिबिया तक में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें भी चाहेंगी कि वो खित्ते में बदअमनी से फ़ायदा उठाते हुए अपने मकासद पूरे करें। ये एक मुकम्मल तौर पर ख़तरनाक सूरत हाल होगी। ये एक नया मौका इस जंग से जो बन रहा है वो ये है कि जो इलाके की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ज़ैनिबून है, जैसे अलकायदा है, दाइश है, अफ़गान तालिबान हैं और इसी तरह के ग्रुप्स हैं, जैसे हिज़्बुल्लाह भी रही है किसी दौर में, बलोच मिलिटेंट्स हैं। अगर ये सारे जो अनारकी पसंद ग्रोह हैं, अगर इनको कोई गैर मुल्की ताकत या इनको कोई कुव्वत इस्तेमाल करती है और ख़ुद भी अगर ये इस्तेमाल होना चाहते हैं, क्योंकि इन सब की स्ट्रेटजी तो अनारकी रही है। अलकायदा की तो बहुत ओपन स्ट्रेटजी थी जिसमें उद्वल करीब और उद्वल बैद का मामला था कि अगर दुश्मन दूर बैठा है तो हमने किस तरह करना है, और जब दुश्मन उसके बिल्कुल करीब होगा तो उसका जो तर्ज अमल है वो क्या होगा। तो मैं समझता हूँ ये भी एक ख़तरनाक सूरत हाल है कि अगर इलाके की इन तमाम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये एंगेज हो जाती हैं इसमें, और इनको एक ही जगह पर फ़िरकावाराना एजेंडा भी अपना चलाने में आसानी हो जाएगी, इनको एक ही जगह पर अपने बैनुल-अक़वामी दुश्मन भी मिल जाएंगे और एक ही जगह पर इनको अपनी अपनी हुकूमतों के साथ स्कोर सेटल करने का मौका भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक पहलू है, अगर ये छिड़ता है या इसकी तरफ तवज्जो जाती है तो इसके नतीजे भी खासे खौफनाक हो सकते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल तशवीशनाक है और खदशात उस वक्त मज़ीद बढ़ जाते हैं जब ये देखा जाता है कि इस जंग और कशीदगी की अगली मनाजिल क्या होंगी। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा और पाकिस्तान से इस कशीदगी में शामिल ममालिक क्या तवक्को कर रहे हैं, ये एक पेचीदा और मुश्किल सवाल है। माहिरीन इस सवाल के कई पहलुओं पर बात करते हैं। बाकी ममालिक ने पाकिस्तान को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया और पाकिस्तान तो एक को दुनिया में कहीं भी कुछ हो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करते थे। इसलिए नहीं किया कि पाकिस्तान ने, हालांकि मैं इसके हक़ में नहीं था कि हर तीसरे मुल्क को जाके मीडिएशन के लिए कहें, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान का नैरेटिव अच्छी तरह दुनिया को पता चल गया। काफ़ी चांस दिया है पाकिस्तान ने, जगह जगह जाके बात की है, प्रूफ्स दिए हैं। उसकी वजह से शायद पाकिस्तान को बुरा भला नहीं कहा जा रहा। और पाकिस्तान की जो गारंटी है तालिबान ना करें वो ये है कि आपकी यूज़ ऑफ फोर्स शुड बी यूज्ड, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी करें। कैरेट्स नहीं है अभी, पाकिस्तान को रीथिंक करना चाहिए। वहाँ एसेंशियल मेडिसिन्स चाहिए, एसेंशियल फूड्स चाहिए, बजाय इसके कि आपकी एसेंशियल मेडिसिन्स की मार्केट इंडिया, ईरान या और लोग कैप्चर करें, क्योंकि ये जो व्यापार होता है ये रूथलेस चीज़ होती है। आप वो जाने दें, आपको स्मार्ट बॉर्डर्स पे एक्ट करना चाहिए। तो ये आप करें और साथ ही साथ थ्रेट ऑफ फोर्स रखें। सुना है मैंने कि जो अहदाफ थे हमारे डिफेंस फोर्सेस के वो तकरीबन पूरे हो गए हैं जो वो था। अब किसी को एग्जैक्टली तो नहीं पता, मेरा ख्याल है नॉक डाउन करने थे उनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी और जहाँ जहाँ टीटीपी थी, तो आई थिंक वो तो कर लिए। पाकिस्तान एक और अहम रोल प्ले कर रहा है, वो है सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान ऑल आउट वॉर से रोकना और उनमें कंसिलिएशन करवाना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद सीग़े राज में रखी गई हैं इस मीडिएशन की, वो करवाई है। अब बेस्ट तो ये होता कि बोर्ड ऑफ पीस के जो हमारे पाकिस्तान +7 है, ये फॉरेन मिनिस्टर्स कहते हैं यूएस को कि जी हम आपके पास आना चाहते हैं, और जाते सारे वहाँ और जाके बात करते। लेकिन जो ईरान के ताल्लुकात हैं बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ,
वो ये बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहते। पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान शुड बी ब्रेव इनफ टू टॉक टू द यूएस। जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है, फिर पाकिस्तान की जो सोसाइटी की कंपोजिशन है, यू नो बेटर, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे मुख्तलिफ सेक्ट के लोग, मुख्तलिफ अक़ीदे के, मुख्तलिफ नस्ल के, मुख्तलिफ जो बैकग्राउंड्स हैं लोगों का, उस बैकग्राउंड के साथ इस मुश्किल जो आपकी समाजी जो इस वक्त शक्ल है, उसमें आप जंग में किसी एक का साथ देंगे, मैं समझता हूँ कि ये कभी पाकिस्तान नहीं करेगा। ये पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक और नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान ने जो अब तक किया है जिसमें वो कामयाब है, वो ये कि इन दोनों ममालिक के दरमियान में जो गैप आया, उस गैप ऑफ कम्युनिकेशन को फिल करे। और वो पाकिस्तान सिर्फ नहीं कर रहा, वो तुर्की भी कर रहा है। और जो मुझे पहली दफ़ा एक हम आहंगी इस जंग की वजह से नज़र आ रही है, वो चाइना, रशिया, पाकिस्तान और तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान में नज़र आ रही है कि वो रिलक्टेंट हैं एक, और इन्होंने इस वार को वार ऑफ एग्रेशन समझते हैं और किसी न किसी अंदाज में वो ईरान के साथ खड़े हैं। मिसाल के तौर पे अगर सऊदी अरब के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ, सऊदी अरब ने कहा कि उनके पास ये राइट है कि वो रिटेलिएट करे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और ये मैं समझता हूँ बड़ी फेवर इंडिकेशन है ईरानियंस के लिए। और यही वजह है कि हमारे राब्ते के बाद सदर पज़िक्शियान ने ये स्टेटमेंट दी कि हम मुस्लिम ब्रादर अरब ममालिक के ख़िलाफ़ नहीं हैं, अलबत्ता अगर वहाँ से हमला नहीं होगा, उनके शहरी इलाकों से या उनकी अड्डों से हमला नहीं होगा, तो हमारी तरफ से भी रिटेलिएशन नहीं आएगा। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें पाकिस्तान, तुर्की हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग सऊदी अरब भी, कि ये मामला ईरान के साथ कशीदगी में न जाए, बल्कि इस जंग को रुकवाया जाए ताकि ख़ित्ते में अमन और सलामती आए, जिससे कम अज़ कम जो फ्यूचर विजन है इकॉनमी के, ख़ुद सऊदी अरब के 2030 का जो विजन है और UAE का, वो बुरी तरह इससे मुतासर हो रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ईरान ने आबनाए हरमज़ में से तेल की तरसील को रोक दिया है। दुनिया में एक शदीद किस्म का तवानाई का बहरान जन्म ले रहा है और दुनिया में पेट्रोलियम की मसनूआत में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, जबकि कई ऐसे ममालिक हैं जिनके तेल के इजाफी ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं। आबनाए हरमज़ की सूरत हाल जंग का रुख तब्दील कर रही है। आबनाए हरमज़ का बंद होना और उसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना, और उसको सिर्फ एक टूल के तौर पर ईरान ही इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ उसको वेस्ट भी एक टूल के तौर पर ही इस्तेमाल करेगा कि देखें ये आबनाए हरमज़ बंद हो गई है, इससे हमारा तेल रुक गया है, हमारी तरसीलात रुक गई हैं और हम इसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं और ईरान पर कोई सख्त कार्रवाई की जाए। या ईरान, ये जिस तरह की स्ट्रेटजी हमें नज़र आ रही है इस वक्त कि ईरान इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा, और ये बात बिल्कुल अयां है कि अगर खुदा न खास्ता ये जो आबनाए हरमज़ है ये बिल्कुल बंद हो जाती है तो दुनिया की आधी से ज़ायद आबादी जो है वो तेल से महरूम हो जाएगी और दीगर जो गैसेस हैं या दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनका इशू होगा। तो मेरे ख़्याल में ये जंग जो इस वक्त है ये सिर्फ़ स्ट्रेटजी की जंग नहीं रही, ना ये ख़तरनाक हथियारों के ख़िलाफ़ जंग रही है, ना ये ऐसी जंग रही है जिससे नुकसान इंसानों को नुकसान होगा। मैं समझता हूँ इससे मईशत को भी और आलमी मईशत को बहुत बड़ा नुकसान होगा और जिससे नए पैमाने बनेंगे आपकी मईशत के, और वही नहीं बल्कि नए इत्तेहाद भी बनेंगे और शायद आने वाले दिनों में ये आबनाए हरमज़ जो है ये एक तरह से डिप्लोमेसी का भी एक टूल बन जाए तमाम फ्रीकैन के लिए।